हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वें बीपीएससी के लिए महेश कुमार बंडवाल सर के द्वारा जो बीपीएससी के लिए सेकेंड बुक लाया गया है उसका प्रैक्टिस सेट आज सेकेंड देख रहे हो। इससे पहले आपको एक और प्रैक्टिस सेट महेश कुमार बंडवाल सर का बुक से आपको बता दिया गया था। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख लीजिएगा। आज का यह सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो जिसमें कि टोटल 150 क्वेश्चन आपको देखना है। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप यहाँ पे नंबर देख लीजिए, इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 9576843550 नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। बताना है कि केशिकत्व प्रक्रिया होने का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आसंजक बल के ससंजक बल से अधिक होने की स्थिति। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए अलग अलग पदार्थ के जो अणु के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है ना, उसे ही आप आसंजक बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ससंजक बल है ये क्या होता है ये समझ लीजिएगा। जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे ही आप ससंजक बल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आसंजक बल में दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, और ससंजक बल जो आपका दिया हुआ है इसमें आपका एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, जिसे आप ससंजक बल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकेंड है, अक्सर छोटे छोटे कीट जल की सतह पर तैरते नजर आते हैं। इसका मुख्यतः ऐसा जो है ये मुख्यतः किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। पृष्ठ तनाव के कारण से ऐसा होता है। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण जल का जो ऊपरी वाला सतह होता है उसके अंदर का जो जल की मतलब कहिए कि अंदर का जो जल होता है उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। समझेंगे कि पृष्ठ तनाव के कारण जल की ऊपरी सतह का जो घनत्व है वो जल का जो अंदर का सतह होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है छोटे छोटे जो ये कीट है जल की सतह पर क्या होता है तैरने लगता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आप चाहें तो वीडियो को रोक लिया करिएगा, जहां आपको ज़्यादा टाइम चाहिएगा वीडियो को आप रोक लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति अधिक होने पर तरंगों की ऊर्जा अधिक होती है। समझिएगा, देखिए जो आपका ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ना, इसमें कहिए कि ऐसे समझिए कि विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिक होने पर ही क्या होता है तरंगों की ऊर्जा जो है ये अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। देखिए आपका यहाँ पे ऑडोमीटर दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ऑडियोमीटर आप नहीं पढ़िएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में आप जल्दीबाजी के चक्कर में कंफ्यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑडोमीटर दिया हुआ है। तो ऑडोमीटर क्या होता है ना कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया हुआ है, गाड़ी के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का ही यूज किया जाता है। आप सुनिएगा थोड़ा समझ लीजिए। जैसे देखिए ऑप्शन जो ए है ना ध्वनि की तीव्रता, इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए आपका ऑडियोमीटर होता है, इसके लिए ऑडियोमीटर होता है, ठीक है। और जैसे आपका ये वायु की वेग मापने के लिए दिया हुआ है तो इसका आप करते हैं एनीमोमीटर का यूज आप इसके लिए करते हैं। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस चीज़ का, तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, विकिरण की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि देखिए तापमान की इकाइयों जैसे कि सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन के बीच संबंधों को स्थापित करने वाला सही फॉर्मूला कौन सा है। फ्रेंड्स जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा आप ज़रूर वीडियो को रोक लीजिएगा, आपको लगभग 2 सेकंड के आसपास का हर एक क्वेश्चन के बाद टाइम दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कोई भी सही मैच किया हुआ नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी एक को सही किया जाए तो, हाँ आप ऐसे देखिए यहाँ पे के माइनस जो 375 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसकी जगह अगर 273 हो जाए तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तब आपका ये बिल्कुल सही हो जाता है। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू के माइनस आप 273/5 जो है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फिर आपका सही हो जाएगा। अभी तो फिलहाल आपको ऑप्शन ई टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, ध्वनि तरंगे। देखिए समझेंगे कि अनुदैर्ध्य जो तरंगे दिया हुआ है ना, ये ऐसा तरंग होता है जिसमें कहिए कि माध्यम का जो कण होता है ना, वो तरंग संचलन की दिशा में ना समांतर, ठीक है, समांतर क्या होता है, ये कंपन करती रहती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या होता है, कण जो है वो संचलन के समानांतर ये कंपन करते रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे सही नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ना डी दिया हुआ है ना, लाइसोसोम, ये आपका वसा उत्पादन, ये आपका गलत दिया हुआ है। लाइसोसोम जो है ना, ये आपको पता ही होगा कि काफ़ी बार बताया भी जा चुका है, ये प्रोटीन का विघटन करता है, और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है वसा उत्पादन, ये वसा उत्पादन नहीं करता है, प्रोटीन का ये विघटन करता है। बाद बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा उत्पादन, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रक जो है ये डीएनए संग्रहण, ये आपका सही मैच किया हुआ है। देखिए नंबर 9 है, 20 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिनों में बिजली की खपत कितनी होगी? देखिए सबसे पहले तो 20 क्या दिया है, 20 वाट का बल्ब है, 10 घंटा, तो 20 गुना 10 आप करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 200 यानी 200। और ये क्या कह रहा है, 200 वाट घंटा में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा है कि 30 दिन ना, तो आप इसको अगर 30 से गुना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6000, ये आपका 6000 वाट घंटा आता है। ठीक है, तो 6000 वाट घंटा बराबर कितना होगा, 6 यूनिट होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 6 यूनिट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा, बी नंबर जो है 6 यूनिट सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एक समान परमाणु होते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व में एक समान ये परमाणु होता है, और जैसे आपका यहाँ पे यौगिक है, मिश्रण है और विलयन है ना, तो इन सब में 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर ये जो है 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एक समान परमाणु किसमें, तो प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। देखिए रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, एंटोनी लेवोजियर जो दिया हुआ है, ये रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है इनको। इनके द्वारा ना ये आपका 1789 ईस्वी में, यानी कि 1789 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा गया था, उसका नाम क्या था? अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नाम रखा गया था, ध्यान रखिएगा। 1789 में ये पुस्तक लिखे थे। बताना है कि मजबूत अम्ल वह अम्ल होता है जिसका पीएच मान होता है कितना? ऑप्शन ए हो जाएगा 0 से 3 होता है। ये समझ लीजिएगा कि अम्ल जो है ना, वो पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है कि इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और अगर 0 से 3 पीएच मान वाला अगर आपको मतलब पूछेगा, तो ये आपका मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में इसे आप जानते हैं। और आपको पता ही होगा कि 7 से जो अधिक पीएच मान वाला विलयन होता है वो क्या कहलाता है, अगर पूछ ले तो क्षार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? ऑप्शन सी जिनॉन को कहा जाता है। प्रैक्टिस शीट में आपको काफ़ी बार ये सब बताया गया था डिस्कशन करके। देखिए यहाँ पे नंबर 14 आप देखिए, समझिए यहाँ पे, मोमबत्ती के जलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो मोमबत्ती के जलने के समय भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बताना है।
देखिए एपीकल्चर मधुमक्खी, सेरीकल्चर रेशम, आपका फिर हो जाएगा ये वर्मी कल्चर केचुआ पालन से, और विटीकल्चर जो फूल की खेती है ना ये आपका गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आपके फूल की जगह अगर अंगूर रहता तो ये सही हो जाता, अंगूर की खेती से ये संबंधित है, ठीक है। और जो आपका ये फूल का जो खेती होता है, अगर ये आप जानना चाहें कि फूल की खेती का जो क्या कहा जाता है तो फ्लोरिकल्चर के नाम से आप उसे जानते हैं, अध्ययन किया जाता है उसी में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तन करने में सहायता करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग है? देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी दिया हुआ है ना, सीकम, ये ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका बड़ी आंत का भाग है, ठीक है। बाद बाकी आपका जो डुयोडेनम है, जेजनम है और एलियम है, ये सारे क्या है, छोटी आंत का ये सारा भाग है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ई टिक करना होगा, एक से अधिक यानी 3 यहाँ पे सही दिया हुआ है। निम्नलिखित पादप हार्मोन्स में से कौन सा उसके कार्य से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है एथिलीन, ये आपका सही नहीं है। देखिए एथिलीन जो है ना ये फूलों को पकाने में सहायक, मतलब ऐसा कहिए कि सहायक हार्मोन है, ठीक है। ये बीजों का अंकुरण से नहीं होता है। बाद बाकी ऑक्सीन जो है पादप कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन जो है पादपों में कोशिका विभाजन, और एब्सिसिक जो एसिड है ये आपको स्ट्रोमेटा को बंद करना, ये इसका सही काम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्पादन मूलतः किस अंग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं के शरीर में कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, तारकाकाय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। देखिए जंतुओं में कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का जो विभाजन है ये तारकाय के द्वारा, यहाँ पे तारकाकाय लिखा हुआ है तो ये तारकाय यहाँ पे समझ लीजिएगा, तारकाय के द्वारा ये आपका होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह एंटीऑक्सीडेंट विटामिन को दर्शाता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए, सी और ई यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलॉसफी जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? ये लेमार्क हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, ये लेमार्क की पुस्तक है। इसमें ना जीव का जो विकास होता है ना उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। पादप एवं जंतुओं के बीच कड़ी होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, युगलिना होता है। ध्यान रखिएगा पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में आप किसे युगलिना को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है बताना है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। आपका जो ये विटामिन दिया हुआ है ना ये सही नहीं है। देखिए विटामिन जो है ये लवक जो है ये चुकंदर में, पपीता ना होकर के चुकंदर रहता तो सही होता, चुकंदर में पाया जाता है। बाद बाकी जो एंथ्रोसाइनिन सेब में, कैरोटीन गाजर और कैप्सेनिन जो है ये मिर्च में, ये इसका ये सब स्रोत है, ये इसी में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली प्रजाति का नहीं है, प्रजाति का है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, ट्यूना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोवियन ज्वाइंट्स में पिवट ज्वाइंट जो है वो किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी एवं खोपड़ी के मध्य में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त किस रुधिर वाहिनी से होकर जाता है? क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, फुसफुस शिरा से ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी जन्मजात शिशुओं में फेरामेन ओवली के बंद न हो पाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है?
देखिए सबसे पहले समझ लीजिएगा कि जन्मजात शिशु के समय ना, के जन्म के समय में ना उनके हृदय के दोनों आलिंदों के बीच में ना ये छेद होता है, जिसे कि आप फिरामेन ओवली के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिरामेन ओवली, ये आप समझ गए। अब जो आपका ये ऑप्शन ए है, साइनोसिस हृदय रोग, इसी को ही आप कहते हैं। देखिए जन्म के कुछ समय के बाद ना ऐसा होता है कि यह बंद हो जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बंद नहीं भी होता है। इसकी वजह से ना कि नवजात जो बच्चा होता है उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे उसका शरीर का जो बॉडी का जो कलर है वो कैसा, तो नीला होने लगता है। ठीक है, इसे ही आप साइनोसिस या आप कहिए कि ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे ही आप ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 4 चैम्बर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रांस न्यू दिल्ली टू ये वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रांस न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, कौशिक बसु के द्वारा ये लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, कौशिक बसु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी कब? 11 अगस्त 1908। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण संस्कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, कायथा संस्कृति जो बिहार है ना ये गलत हो जाएगा। कायथा और जो आपका ये मालवा संस्कृति है ना ये दोनों बिहार ना होकर मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश रहता है तो ये सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही। ई नहीं, हाँ ये बी नंबर फ्रेंड्स सही हो जाएगा। वैदिक कालीन सप्त सैंधव प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं थी? देखिए सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियां था, जिसमें कि जैसे सिंधु है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, ये सारे नदी थे। और यहाँ पे जब आपका ये आपका यमुना और नर्मदा जो है ये दोनों शामिल नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई सही जवाब हो जाएगा, 2 यहाँ पर शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौशाम्बी जो है ना, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ बी के सामने दिया हुआ है, देखिएगा कौशाम्बी मत्स्य महाजनपद की राजधानी न होकर के ये किसकी, तो ये वत्स की थी, वत्स की थी। ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका मत्स्य दिया हुआ, अगर ये आप जानना चाहें तो मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, तो विराटनगर। आपको पता है फ्रेंड्स बीपीएससी काफ़ी आपसे डीप भी पूछेगा, तो आपको इसीलिए अपने आप को खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर एक बात को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नोट्स तैयार करने की कोशिश करिएगा। नहीं कर पाएँ तो आप पीडीएफ लेकर ज़रूर क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नंबर 36 है सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व 5 सन्यासियों के साथ तपस्या किस स्थान पर की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रजा के कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहने की विशेषता के तौर पर विख्यात है? ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक हमेशा तैयार रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद ने सर्वप्रथम किस महाजनपद को जीतकर स्वयं में विलय किया? तो देखिए मगध के जो शासक थे क्या नाम था, तो बिंबिसार। बिंबिसार ने अंगराज के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को अपने राज्य में ये मिला लिए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क द्वारा संरक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतंजलि। तो आप ये जान लीजिए पतंजलि जो है ये शुंग शासक जो पुष्यमित्र शुंग थे इनके राजपुरोहित थे। अगर पतंजलि के बारे में पूछे तो ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के ये वहाँ पे क्या थे, राजपुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वान भट्ट जो है ये शामिल नहीं था। वान भट्ट हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे, ये ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त के ना होकर के
हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है बताना है। जहाँ भी टाइम चाहिए होगा वीडियो को जरूर रोक लीजिएगा। सही सुमेलित नहीं है तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1527 AD दिया हुआ है, ये आपका गलत होकर के यहाँ पे 1526 रहता तो ये आपका सही होता। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना, ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि इब्राहिम लोधी जो ये हार गए थे। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को सही काल क्रम में लगाइए। देखिए ऐसे समझते चलिएगा, आराम शाह जो दिया हुआ है ना, ये 1210 से 11 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ इल्तुतमिश पे आइए, 1211 से लेकर 1236 तक। इसके बाद आपका जो ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, ये 1236 से 1236 में ही, 36 से नहीं 36 में। और ये जो आपका यहाँ पे बाराम शाह है ना, इसकी ये आपका इसका 1240 से लेकर के 41 तक इनका शासनकाल रहा था। और देखिए 1236 से 40 जो आपका यहाँ पे 36 से 40 का जो टर्म आ रहा है, इसमें ना रजिया सुल्तान का नाम आप जानते हैं। रजिया सुल्तान का ये जो दिल्ली सल्तनत पे ये गुलाम वंश के शासक के रूप में ये सारे रहे थे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 4 3 2 1 सही जवाब है। दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट 67वीं बीपीएससी के लिए अपलोड किया जा चुका है। बिहार स्पेशल करंट वगैरह सारा कुछ अच्छे से बताया जा चुका है। तो आप एक बार जरूर आकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को एक बुद्धिमान और मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये इसके बारे में समझ लीजिएगा कि 4 टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरा वाला है ना 1700, ये आपका 80 से 84 तक ये चला था। ठीक है, जिसे कि आप कहिए श्रीरंगपट्टनम की संधि ना होकर के इसे आप मंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये आपका ना तृतीय आंग्ल मैसूर जो कि 1790 से 92 हुआ था, इस टाइम का ये मैच यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन समिति से नहीं जुड़ा हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, वीटी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य प्रकाश नामक पत्रिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? नहीं फ्रेंड्स, की जाती थी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, करसोनदास मजली के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरीतियों को दूर करने हेतु लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से दर्पण नामक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बाल शास्त्री जावेकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में कुल प्रजनन दर जो है निर्धारित प्रतिस्थापन दर 2.1 से अधिक है? देखिए मणिपुर, मेघालय और बिहार, ये इन तीनों में 2.1 से ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा सही जवाब, त्रिपुरा में 2 से कम है। शेर शाह का मकबरा का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्लाम शाह के द्वारा पूरा किया गया था। देखिए शेर शाह का जो मकबरा है ना सासाराम में, इसका निर्माण जो है खुद शेर शाह ने ही अपने जीवन काल में स्टार्ट किए थे, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय इस्लाम शाह को जाता है।
डच फैक्ट्री की स्थापना बिहार में कब कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1632 ईस्वी में। देखिए पटना कॉलेज का जो ये मतलब इमारत था ना, वहीं पे 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1713 ईस्वी में किया गया था। बताना है कि इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया, किसको? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, सीता राय को नियुक्त किया था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार की दीवानी प्राप्त हुई थी कब? ऑप्शन नंबर बी 12 अगस्त 1765 को। देखिए मुगल शासक सम्राट जो थे ये शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल था, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना हत्याकांड से संबंधित है कौन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीर कासिम जो है ये संबंधित है। देखिए 1763 ईस्वी में पटना में इसे गिरफ्तार इन्हें किया गया था और ये वहाँ पे 198 कैदी को ना पटना के अंग्रेजी एक जो थे वो एजेंट एलिस भी इसमें एक शामिल थे, ठीक है, और एजेंट की हत्या भी करवा दी गई थी। और इसे आप कहिए कि पटना हत्याकांड के नाम से भी आप इसको जानते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को कब बनाया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1761 ईस्वी में। देखिए ये बंगाल के जो नवाब थे कौन, मीर कासिम, इन्होंने 1761 ईस्वी में अपनी राजधानी पहले इसकी कहाँ पर, तो मुर्शिदाबाद थी, वहाँ से मुर्शिदाबाद से चेंज करके ये मुंगेर को अपनी राजधानी बना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पृथक बिहार राज्य की मांग वर्ष 1906 में किसने प्रस्तुत की थी? देखिए सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा सबसे पहले 1906 में बिहार राज्य की मांग की गई थी। पीर अली के नेतृत्व में पटना में वर्ष 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 3 जुलाई 1857 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व प्रदान किया किसने? ऑप्शन बी हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए ये जो 3 मार्च आपका 1909 ईस्वी को ना इनके द्वारा सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा क्या हुआ था कि यहाँ पे दरभंगा राज के मैदान में ना एक मतलब कहिए कि संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव नारायण वर्मा के ही नेतृत्व में ये किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टेलीग्राफ सेवा पर सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच प्रारंभ की गई थी? देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किस मुगल शासक को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, हुमायूं को किया था। इसका अर्थ होता है क्या, ये भी जान लीजिए। इसका अर्थ होता है आपका ये पूर्ण मनुष्य, हुमायूं को कहा गया था, ठीक है, अबुल फजल के द्वारा। अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी द्वारा डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, वर्ष 1904 में किया गया था। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना और उससे पहले
1994 ईस्वी में ना इनके द्वारा ये नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जनेऊ आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चलाया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, बिहार में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और आपको ये भी बताया गया था कि सबसे पहला सत्याग्रही अगर पूछे तो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय प्रतिरोध का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में भारत के लिए उच्चायोग के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्युत्तरवादी गुट का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, मोतीलाल नेहरू नहीं थे। बाद बाकी लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर ये सभी प्रत्युत्तरवादी गुट के ही सदस्य थे। देखिए और एक बात जान लीजिए कि ना प्रत्युत्तरवादी और एक अप्रत्युत्तरवादी गुट था। प्रत्युत्तरवादी का मतलब क्या था ना, ये समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रत्युत्तरवादी गुट का मतलब क्या था कि सरकार के साथ सहयोग करने के जो मतलब पक्ष में थे ना, उसे प्रत्युत्तरवादी कहते थे, ठीक है। और अप्रत्युत्तरवादी आपका हो गया जो सरकार के साथ सहयोग करने के पक्ष में नहीं रहते थे, ठीक है, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू जो है ये अप्रत्युत्तरवाद गुट में ही शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या है? देखिए ऑप्शन जो बी दिया हुआ, 1 करोड़ रुपए तक निवेश और 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर को ही आप सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा के रूप में रखा गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। पढ़िए यहाँ पे सही से जवाब बताइए क्या होगा। देखिए ऑप्शन जो ए है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है, ये आपका गलत है। ये ना वित्तीय आपका हो जाएगा, ये वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा ये लागू किया जाता है। ऑप्शन ए ही आपका यहाँ गलत है। बाद बाकी जो है इसमें प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखा को कम से कम एक, ये आपका SC ST और एक महिला को ग्रीनफील्ड ऋण प्रदान करना होता है। फिर ऋण की राशि रुपए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक हो सकता है और इसे 2016 में लॉन्च किया गया। ये सारे सही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित करों में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन सी जो है उत्पाद शुल्क, ये आपका प्रत्यक्ष कर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग ने विभाज्य कर संचय में से कितना प्रतिशत राज्यों को 2021-22 के बारे में बताना है, 21-22 से लेकर 25-26 की अवधि के लिए देने की संस्तुति की है, मतलब परमिशन दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41%। देखिए समझिएगा कि NK सिंह की अध्यक्षता में ना ये 15वां वित्त आयोग का जो है मतलब विभाज्य कर संचय में से 2021-22 से लेकर 25-26 की अवधि के लिए टोटल 41% का ये मतलब 41% राजस्व जो है राज्य को देने की बात कही गई है, ठीक है। राज्य को कितना
तो 41% देने की बात कही गई है। और अगर ध्यान रखिएगा NK सिंह की अध्यक्षता में ये गठित हुआ था ये कमेटी। नंबर 77 है, देखिए PM जय सेहत योजना के संबंध में जो पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए इसके लाभार्थी जम्मू और कश्मीर में निवास करने वाले सभी परिवार हैं, यह आपका सही हो जाएगा। फिर है कि इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे सही है। फिर आपका दिया हुआ है कि यह योजना जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा था कि कौन सा असत्य है ना, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए असत्य हो जाएगा कौन सा, तो यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा नहीं चालू होकर के यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ही एक कहिए कि पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा जो असत्य है, ठीक है। और इसमें से जैसे आपका इसके लाभार्थी इकाई परिवार होता है तो ये वहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, यह जो है आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे आप FDI के रूप में जानते हैं, FDI की सीमा कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले ये जो है ना 49% था, अब इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है 2021-22 में, ये आप ध्यान रखेंगे। बताना है कि फिलिप्स वक्र जो है निम्नलिखित में से किस किस के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर को जो है ये फिलिप्स वक्र जो है ये दर्शाता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन के बारे में ये बताता है। सतत विकास लक्ष्यों में पहला लक्ष्य अर्थात SDG 1 क्या है बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी दिया हुआ है, नो पावर्टी, ये आपका नो पॉवर्टी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI की मौद्रिक नीति का निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक उपकरण नहीं है बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी दिया हुआ है ना, डायरेक्ट एक्शन यानी कि सीधी कार्रवाई, ये उपकरण नहीं है। तो ये क्या है ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट एक्शन जो है ना RBI उन बैंक को मतलब कहिए कि पनिशमेंट करने के लिए करती है जो RBI का जो रूल बना हुआ है ना उसके दिशा निर्देश का जो पालन नहीं करता है, ठीक है। बाद बाकी रेपो रेट, SLR और CRR जो है ये आपका मात्रात्मक उपकरण के रूप अंतर्गत ही ये आता है। समन्वित बाल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वर्ष 1975 में चालू किया गया था और अभी भी ये चालू है। और ये जो है ना ये जो है इसका जो कहिए कि कौन चालू मतलब किसके द्वारा ये चल रहा है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये अभी तक ये चल रहा है। कौन सा, समन्वित बाल विकास योजना 1975 से लेकर अभी तक कंटिन्यू है ये। बताना है कि UNFCCC का जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 यानी कि COP26 नाम से जो था वो किस स्थान पर होना प्रस्तावित है, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का जवाब अगर आपको पता हो तो आप 86 लिखकर कमेंट करके बताने का कोशिश करिएगा अगर आपको पता हो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में रामसर साइट्स की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा है। अगर पूछे ये कि यहाँ पे अगर ये आपसे पूछ लेता है कि सिर्फ भारत में कितना है तो आप ये जान लीजिए कि भारत में टोटल 46 है, जो कि आपका सितंबर 2021 तक का ये आपको वो मतलब डेटा बताया जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्द्र भूमि जो है ना वेटलैंड्स, इसके संरक्षण के लिए ना 1971 ईस्वी में आपको ये भी वैसे बता दिया गया था। 1971 ईस्वी में ना ईरान का एक शहर है जिसका नाम रामसर है, रामसर शहर में ना ये रामसर कन्वेंशन तैयार किया गया था, ठीक है। और इसे यहाँ पर मतलब कहिए कि इसी के तहत जो है ना आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन सा है बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी दिया हुआ है ना, पश्चिम बंगाल, ये आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका ना
भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है इसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। 2021 में अर्थ ओवरशूट दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 29 जुलाई को घोषित किया गया। बताना है कि किगाली संशोधन किस संधि या फिर समझौते में संशोधन करता है? ऑप्शन जो ए है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 2016 में ना रवांडा शहर का जो एक शहर था, रवांडा का जो देश का जो एक शहर था किगाली, यहाँ पे ना ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार क्या होता है, ये क्या है ये जानिए। देखिए इसके अनुसार ना ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला जो पदार्थ होता है ना, उन सब के बारे में मतलब नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ को हटाने के लिए, और जो ओजोन परत के मतलब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ के स्थान पर ना ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होता है, जिसे आप HFCS के नाम से जानते हैं, इसको अपनाने के बारे में बताया जाता है। ये एक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की अध्यक्षता करने वाला कौन सा राष्ट्र है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, पाकिस्तान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। और IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसकी स्थापना जो है सन 1948 में किया गया था। ये भी आप याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है ये इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जूलॉजिकल पार्क। देखिए जैव विविधता संरक्षण का जो वह तरीका है ना, जिसमें कि जैव विविधता के प्राकृतिक स्थान पर संरक्षण उसे किया जाता है, उन्हें आप क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन वो कहा जाता है। तो ये जियोलॉजिकल जो पार्क है ये आपका इन सीटू कंजर्वेशन नहीं होता है। नयोगा प्रोटोकॉल का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव विविधता संरक्षण से नयोगा प्रोटोकॉल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में भारत स्टेज 6 यानी कि जिसे आप BS6 जानते हैं, BS6 जो है ये मानकों का अपनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी, मोटर वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करना। जानते हैं बाइक वगैरह आता है जो, अब ये BS6 के ही नाम से आता है। खमसीन नामक स्थानीय पवन किस देश में बहती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मिस्र में, ध्यान रखिएगा। और देखिए खमसीन जो है ना ये पवन जो है ये मिस्र में बहती है, और यह जो है ना गर्म है, शुष्क कहिए, रतीली होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्मेनिया का। ध्यान रखिएगा अर्मेनिया का जो सीमा है ये किससे, कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। बाद बाकी कजाकिस्तान, ईरान, रूस है, अजरबैजान है, इन सब का जो ईरान हो जाएगा, और उसके बाद आपका इन सब का जो सीमा है ना ये कैस्पियन सागर से लगती है, मगर अर्मेनिया का सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा भू आबद्ध देश है? ऑप्शन बी हो जाएगा, बोत्सवाना जो है ये भू आबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश है। एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में अवस्थित है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, एटलस पर्वत जो है ना इन सब में से कोई नहीं, यह जो है ना अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी वाला पार्ट में ये अवस्थित है। बताना है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? ऑप्शन बी हो जाएगा, 24.56% है। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। बताना है कि भारत के किस राज्य द्वारा चांदी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में चांदी का। और आपको पता होगा कि कर्नाटक में जो है ये सोने का जो उत्पादन के लिए ये प्रमुख है, कर्नाटक राज्य।
बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो बी दिया हुआ है ना, बी नहीं फ्रेंड्स, नंबर डी, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान पटना में ना होकर के ये कहाँ पर है, पटना के बदले में अगर यहाँ पे धनबाद झारखंड रहता तो ये आपका सही हो जाता, धनबाद यहाँ पे हो जाएगा। बाद बाकी जो आपका दिया हुआ ए और बी सी ये तीनों मैच किया हुआ सही से है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? ऑप्शन जो सी दिया हुआ है श्रीशैलम गोदावरी, यहाँ पे पूछा था। हाँ, आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, सोचकर बता दीजिए अच्छे से। देखिए ये देखिएगा, श्रीशैलम जो जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है ना, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों की सीमा पर जो ये कृष्णा नदी है ना, ये कृष्णा नदी पर है। ये आपको ध्यान रखिएगा कहाँ पर, कृष्णा नदी पर यहाँ पे है। बाद बाकी जो आपका है ना, देखिए यहाँ पर जो आपका श्रीशैलम है ना, ये गोदावरी नदी पर ना होकर करे, ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो सीमा पर जो कृष्णा नदी है ना वहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पे गोदावरी के बदले आप यहाँ पे कृष्णा कर देंगे और सरदार सरोवर, नर्मदा, नागार्जुन सागर बांध जो है आपका ये कृष्णा नदी पर, और भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर, यह यहाँ पे आपका सही मिला हुआ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प यहाँ पे सुमेलित है? तो एक से अधिक यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। बताना है कि कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन सी हो जाएगा, माही नदी काटती है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा स्वतंत्रता के बाद राज्यों के 4 वर्गों के विभाजन को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था ना, ये आपका 4 वर्ग में राज्य की व्यवस्था को समाप्त करके ना इसके जगह पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था को अपना लिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया हुआ है ना, भाग 4 का ए, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, यहाँ पे आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा सही जवाब, मौलिक कर्तव्य हुआ सही जवाब। और जो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, अगर इसके बारे में पूछे तो ये भाग 4 में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भाग 4 का ए आपसे पूछा है। बाद बाकी सही मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी हो जाएगा 323 का ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 338 के बी में इसे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 13 जो है ये 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत आधारित कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, 22 मार्च 1957 को शक संवत पर जो आधारित कैलेंडर है इसे अपनाया गया था। इसका आपका पहला महीना पता होगा, चैत्र होता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले किसी विदेशी नागरिक को भी प्राप्त होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 जो है ये विदेशी नागरिक के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपात यानी कि अनुच्छेद जो 352 होता है की उद्घोषणा के बावजूद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? आप यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर अपना जवाब बताइएगा क्या होगा।
ऑप्शन नंबर जो बी है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में प्राप्त मौलिक अधिकार, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या होता है, अनुच्छेद 359 के अनुसार ना राष्ट्रपति द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है ना, तो उसके बाद अनुच्छेद 20 और 21 में जो प्राप्त मौलिक अधिकार है ना, उसका निलंबन मतलब कहिए कि नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है कि 111 में राज्यपाल की पदावधि जो है वो होती है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। संसद सदन में गैर सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व कितने समय पूर्व सदन को नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 दिन या फिर 1 माह पहले नोटिस देना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव अथवा विधेयक पर राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है? ऑप्शन डी हो जाएगा बस संविधान संशोधन विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? देखिए अशोक मेहता, LM सिंघवी और VK गुंथन समिति, ये तीनों जो है पंचायती राज से ही संबंधित है। मगर यहाँ जो आपका दिनेश गोस्वामी समिति है, यह आपका किसका, देश में जो चुनाव जो होता है ना उससे रिलेटेड था। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई टिक करना होगा। सितंबर 2021 में ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आभासी रूप से आयोजित हुआ। यह भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला कौन सा शिखर सम्मेलन है? कितने नंबर का है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 7वें नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा। इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। डुंगोंग जो है ना एक समुद्री जीव होता है जिसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये जो पाक की खाड़ी है ना वहाँ पे डुंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को स्थापित किया जा रहा है। यह जो है ना रेड डाटा बुक जो है, यानी कि जो प्रजाति खत्म होने की कंडीशन में है ना, उसको उसी के कैटेगरी में से रखा गया है। और ये डुंगोंग एक समुद्री जीव होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी भारत में बुजुर्ग 2021 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में उसकी कुल आबादी यहाँ पे होगा, आबादी की तुलना में बुजुर्गों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार में। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे केरल में जो है ना बुजुर्गों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे आबादी नहीं फ्रेंड्स, आज़ादी ही होता है आज़ादी की तुलना में। तो ये मतलब 16.5% है केरल में, और बिहार में सबसे कम है। अगर पूछे कम कितना है, सबसे कम कितना, 7.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि चर्चा में रहे निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी आपका दिया हुआ ना दुमुम पोर्ट, यह जो है ना यमन का ना होकर के ना ओमान का एक बंदरगाह है। किसका? ओमान का है, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे आपका यहाँ पे ग्वादर है पाकिस्तान का, चाबहार है ईरान का, और पोर्ट स्वेज जो है ये मिस्र का। ये बिल्कुल सही यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल प्रतियोगिता में एम्मा राडुकानू ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लेगलाग फर्नांडीज को हराकर अपने नाम। US ओपन टेनिस जो था 2021 में महिला एकल प्रतियोगिता में एम्मा राडुकानू ने ये लेगलाग फर्नांडीज को हराकर ये अपना खिताब जीतकर अपना नाम 2021 में किया है। देखिए AI फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटेल इंडिया के द्वारा ये चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 के G7 की 47वीं समिट जो हुआ था वो कहाँ पर संपन्न हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉर्नवाल, जो कि इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला प्रथम देश कौन बना है?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीजा देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजय दत्त को। ये बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, गोल्डन वीजा चालू किया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में बजटीय अनुमान के तहत राजकोषीय घाटा जीडीपी में कितने % रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में भारत की ओर से क्लोजिंग सेरेमनी यानी जो समापन जो होता है उसका समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यही थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते? देखिए 2000, ऑप्शन तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। 2020 में ना टोटल कितना, ये समझ लीजिए 7 पदक जीता था, जिसमें कि एक स्वर्ण पदक जिसको कि ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, और दो रजत पदक जो थे ये मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ने, और 4 कांस्य पदक जिसमें कि पीवी सिंधु, लवलीना ये बोगोहोन करके नाम था, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 1 और बजरंग पुनिया को 1 मिला था। तो टोटल 7 पदक मिला था। 69वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली एंड्रिया मेजा किस देश की हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो कहाँ की? मैक्सिको की हैं। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ की हैं? मैक्सिको की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 के विजेता कौन बने हैं? 2021 का आपको बताना है इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? बी यहाँ पे सही है, डेविड डियोप जो है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का पदक जीतने वाले बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी यानी कि देखिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल पर्यावरण उत्पाद का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। हाल ही में आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी आकलन रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट जिसे आप कहते हैं, जारी की है। आईपीसीसी की यह कौन सी रिपोर्ट है, ये आपको बताना है। 6वीं रिपोर्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा कौन सा 6वीं है। सबसे पहला अगर पूछे ना तो 1990 में, ये आप जान लीजिए 1990। फिर हो जाएगा दूसरा आया था आपका 95, तीसरा आया था 2001 में, चौथा आपका 2007, पाँचवा 2014 में आया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 और छठा आपका अभी आपने देखा लेटेस्ट जो आया था वो छठा था। देश के चयनित 100 स्मार्ट शहरों में परियोजना के अंतर्गत पैसा खर्च करने की रैंकिंग में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, 65वां स्थान है। बिहार सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया, किस डेट को लिया गया था ये बताना है। तो देखिए 14, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, जो 14 दिसंबर 2021 का जो मध्यरात्रि उसी टाइम से सिंगल यूज प्लास्टिक को उत्पादन है, निर्माण है और आयात पर पूरा बैन कर दिया गया था, अधिसूचना जारी किया गया था। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे। देश ने पहली बार किस जिले की जेल में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, बांका जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, गया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार सर्वाधिक नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर किस प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 70,000 AK-103 राइफल्स खरीदने का समझौता किया है?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा रूस। सही जवाब ऑप्शन ई यहाँ पे आपको टिक करना है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा टोटल 19, जिसमें से कि आपका जो है 5 था ये आपका स्वर्ण था, और 8 आपका रजत था। 8 5 13 होगा, बच रहा है 6, तो 6 आपका कांस्य पदक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स भारत के किस शहर में बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदौर में। देखिए नेटरैक्स क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए ना कि ये जो जैसे कि जब कोई गाड़ी तैयार होता है बनकर ना, तो जो उसे बाजार में आने से पहले रोड पर जो चलाकर टेस्ट किया जाता है ना, उसे ही आप नेटरैक्स के नाम से जानते हैं। और ये आपका कहिए कि 11.3 किलोमीटर लंबा ये बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर? इंदौर में बना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा शब्द हरित धारा का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, गैर मैथेनिक पशु ये पूरक पशु आहार से है। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हरित धारा नामक एक गैर मैथेनिक ये पूरक पशु आहार विकसित किया है, जो ना पशुओं द्वारा जो मैथेन उत्सर्जन होता है ना, उसको ये कम करेगा, और उनके दूध का जो उत्पादन है उसमें इसको क्या करना है? वृद्धि करना है। तो ध्यान रखिएगा, हरित धारा किससे? गैर मैथेनिक पूरक पशु आहार से ये संबंधित है। अब इसके बाद आपका लास्ट यहाँ से आगे बचता है 10 क्वेश्चन, जो कि आपके मैथ्स का है। अगर आपको ये सॉल्व करना हो तो आप मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, और आप पीडीएफ के थ्रू अपना क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, समझिएगा। अगर आपको और भी प्रैक्टिस सेट देखना हो तो अभी आप चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट में और भी अभी प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, उस सारे क्लास को भी देखना है, और भी काफ़ी सारा आपके लिए क्वेश्चंस 67वें बीपीएससी सीडीपीओ के लिए आएगा। अब एग्ज़ाम बहुत पास में है, अच्छे से पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।